हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपिका श्रीवास्तव है और मैं ज्योग्राफी का जो हमारी क्लास चल रही थी एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया उसका सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बहुत सारी कृषि के बारे में बताया था, जैसे गेहूँ चावल के बारे में बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको सारी तरह की जो हमारी एग्रीकल्चर जैसे कि सेरिकल्चर, इसके अलावा कई तरह की कृषियों की जो वैरायटी थी, उत्पादन था, उसके बारे में हमने आपको बताया था। आज हम आगे की कुछ रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कुछ ऐसे रेवोल्यूशंस जो एग्रीकल्चर में हुए हैं, यानी कुछ ऐसे क्रांतियां जो कृषि को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हमने आपको हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन को पढ़ाया था। हमने आपको बताया था कि पूरे वर्ल्ड में यानी दुनिया में जो हरित क्रांति को बढ़ावा देने के वाले व्यक्ति थे, यानी जिन्होंने हरित क्रांति को शुरुआत की थी, वो थे नॉर्मन बोरलॉग। उसी तरह से भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे, उनका नाम था MS स्वामीनाथन। यानी जो ग्रीन रेवोल्यूशन है जो वर्ल्ड में शुरू की गई थी, वो नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई थी, भारत में की गई थी MS स्वामीनाथन के द्वारा। अब इसी तरह से हमें बहुत सारी और भी क्रांतियां हैं, यानी और भी रेवोल्यूशन हुए जो अलग अलग किस्म के उत्पादन के लिए प्रमुख थे, जैसे कि दूध के उत्पादन के लिए, मछली उत्पादन के लिए, झींगा मछली उत्पादन के लिए, मसाला उत्पादन के लिए, यानी बहुत सारे जो प्रोडक्शन के लिए हमारे यहाँ पर रेवोल्यूशन चालू किए गए ताकि हम उनको बढ़ा सकें। भारत में हरित क्रांति का ये इफेक्ट हुआ, यानी इसका ये प्रभाव देखा गया कि हरित क्रांति के प्रभाव से भारत में गेहूं और चावल की फसल को काफी बढ़ोतरी मिली, यानी किसानों ने इस फसल को उगाने में सबसे ज्यादा मेहनत की। क्या इसके अलावा अन्य फसलों को उतना, जब ग्रीन रेवोल्यूशन से उतना बढ़ावा नहीं मिला, तो आगे की फसलों को बढ़ाने के लिए अनेक तरह की रेवोल्यूशन किए गए। साथ ही साथ बहुत सारे अनुसंधान केंद्र भी बनाए गए ताकि हम उन फसलों को अच्छे से समझ सकें, अच्छे से उत्पादन कर सकें। देखो, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कहते हैं ना, भारत की तरक्की देखनी है तो भारत के गांव को देखिए। यानी कि अगर हमें ये देखना है कि हमारा जो इंडिया है इसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, तो हमें गांव में जाकर देखना होगा। गांव की तरक्की देश की तरक्की है। चूंकि हमारे यहाँ पे 51% लोग केवल और केवल कृषि कार्य में लगे हुए हैं, चूंकि पहले इनकी संख्या ज्यादा थी, अनफॉर्चुनेटली इनकी संख्या जो है अब कम हो गई है। अब ओनली 51% पर ही हमारे यहाँ के जो किसान हैं। कारण इसका बहुत सारा हो सकता है। एक तो हमारे यहाँ क्लाइमेट कंडीशन जो चेंजिंग हो रही है, साथ ही साथ यहाँ पर अब बहुत सारी फैक्ट्रियां वगैरह खुल गई हैं, जिसके कारण लोग जो है अब खेती नहीं करना चाहते। लेकिन अगर खेती नहीं होगी तो देश की उन्नति कैसे होगी? तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी रेवोल्यूशन किए। कुछ प्रमुख रेवोल्यूशन हमने यहाँ लिखे हैं, इसके अलावा भी और रेवोल्यूशन है, पर जो प्रमुख थे वो हमने यहाँ लिखे गए हैं। सबसे मेन है जैसे कि श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन। ये दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। यानी व्हाइट रेवोल्यूशन क्यों किया गया? कि भारत में डेयरी प्रोडक्ट जो है इसको बढ़ावा देने के लिए जो है व्हाइट रेवोल्यूशन शुरू किया गया। भारत में PV कुरियन ने इसकी शुरुआत की थी। व्हाइट रेवोल्यूशन दूध उत्पादन से संबंधित है, तो वही नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन जो है मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया। भारत में बहुत सारे ऐसे जो बोलते हैं ना प्राथमिक कृषि हैं, या हम बोलते हैं कि बहुत तरह की नेचुरल यानी कि हम कह सकते हैं प्राकृतिक उत्पादन है, जो कि हम फर्स्ट सेक्टर में लेते हैं, प्रारंभिक क्षेत्र में लेते हैं, जो कि प्रकृति से मिलते हैं हमें। उन सब चीजों पर हमने क्या किया? रेवोल्यूशन किए, ताकि हम आसानी से उनके प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। उन्हीं में से एक आता है ब्लू रेवोल्यूशन, जो कि मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था। दूसरा आता है भूरी क्रांति यानी ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन क्यों चलाया गया? हम कह सकते हैं जो भूरी क्रांति है ये क्यों चलाई गई थी? तो ये जो है वो चमड़ा उद्योग के लिए चलाई गई थी भूरी क्रांति। ठीक है, चमड़ा यानी लेदर। ठीक है, तो लेदर के प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए ये भूरी क्रांति चलाई गई। इसके बाद आते हैं रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रेवोल्यूशन।
ये क्यों चलाया गया? तो अंडा उत्पादन के लिए सिल्वर रेवोल्यूशन चलाया गया था। हमारे यहाँ पर एक जो है नॉर्मल हर जगह मिल जाता है, तो एग प्रोड्यूशन को एग को बढ़ावा देने के लिए, एग की उत्पादन को क्षमता को इंक्रीज करने के लिए जो है वो सिल्वर रेवोल्यूशन चलाया गया था। इसके बाद है पीली क्रांति यानी येलो रेवोल्यूशन। ये दलहन और तिलहन यानी कि दालों की फसलों को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ तेल रिफाइनरी यानी कि तेल की फसलों को के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था येलो रेवोल्यूशन। इसके बाद है काली क्रांति यानी ब्लैक रेवोल्यूशन। ये जो है वो या क्रूड ऑयल कच्चा तेल या बायोडीजल के लिए चलाई गई थी। ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम, डीजल, ये सब इसी में आते हैं, जिसके लिए ब्लैक रेवोल्यूशन चलाया गया था। इसके बाद आता है रेड रेवोल्यूशन यानी लाल क्रांति। ये मांस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ टमाटर की प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, टमाटर की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी चलाई गई थी। तो हम मांस उत्पादन यानी जो रेड रेवोल्यूशन है वो दो चीजों के लिए चलाई गई थी, एक तो टमाटर के लिए और दूसरा चलाया गया था ये मांस यानी मीट प्रोडक्शन के लिए। इसके बाद है गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा मछली के उत्पादन के लिए चलाई गई थी, ठीक है। इसके बाद ये बादामी क्रांति। तो ये जो है मसालों के लिए चलाई गई थी बादामी क्रांति। भारत में वैसे भी मसाले जो काफी फेमस थे और इसी कारण से भारत में जो मसालों की संख्या कम हो गई थी, तो उसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए बादामी क्रांति चलाई गई थी। गोल क्रांति ये जो है आलू उत्पादन के लिए चलाई गई थी। भारत में देखो कुछ ऐसी फसलें हैं जो भारत में नहीं थी। अगर हम बात करें कि आज से 500 साल पहले तक, जब तक अंग्रेज भारत में नहीं आए थे, बहुत सारी फसलें जो हैं वो भारत में नहीं थी। आलू भी भारत की मुख्य फसल नहीं है, ये भी अंग्रेजों की देन है। इसके साथ साथ चुकंदर, शकरकंद, भिंडी, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, इसके अलावा मूंगफली, मक्का और कई तरह की ऐसी फसलें हैं जो भारत का उत्पादन नहीं है, ये अंग्रेजों की देन है। साथ ही साथ चाय, कॉफी, ये भी हमारे भारत का नहीं है। तो ये सब कब पता चला हमें? आज से 500 साल पहले, जब पुर्तगाली लोग भारत में आए। पुर्तगालियों को कैसे मिला कि जब कोलंबस जो है वो अमेरिका गया था, वहां से इन सारी फसलों को इंट्रोड्यूस करके लाया, पहचान करके लाया, उसने पूरे यूरोप में इनको फैलाया। यूरोपीय लोग जब भारत में आए हमें उपनिवेश बनाने के लिए, अपना डोमिनियल बनाने के लिए, तो उन लोगों ने भारत में हमें ये सारी फसलों को बढ़ावा दिया। तो भारत में आलू जो है उसको उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोल क्रांति चलाई गई। सुनहरी क्रांति जो है, ये जो सुनहरी क्रांति है भारत में रेशम उत्पादन और इसके अलावा जो है सारी दलहनों तिलहनों के उत्पादन के लिए भी चलाई गई थी, ठीक है। इसके बाद हमने आपको कुछ प्रमुख फसलों के नाम बताए। हमें ये भी पता होना चाहिए कि इन क्रांतियों के इफेक्ट से भारत का फसलों के उत्पादन में कौन सा स्थान है। कुछ प्रमुख चीजों की बात करें, जैसे कि अगर हम चाय और कॉफी की बात करें तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहले नंबर पे चाय के नंबर पे कौन आता है? चीन। दूसरे नंबर पे चाय में आता है भारत। कॉफी के उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है, जो है चीन और यूरोपीय कंट्री के बाद भारत का स्थान जो है वो तीसरा आता है। अगर हम बात करें बाकी उत्पादन में, तो किस स्थान में भारत पहले नंबर पे है, यानी किन फसलों के प्रोडक्शन में भारत का जो है वो फर्स्ट नंबर है? तो देखो केला उत्पादन में भारत पहले नंबर पे आता है। इसके अलावा अगर हम केले के बाद बात करें नारियल उत्पादन में, नारियल के साथ साथ रबड़ उत्पादन में, दलहन यानी जो दालें होती हैं इनके उत्पादक भी सबसे बड़ा भारत है और प्रोड्यूसर भी सबसे बड़ा भारत है। यानी कि भारत जो है वो सबसे ज्यादा फसलों को उत्पादन भी करता है, सबसे ज्यादा कंज्यूम भी करता है, यानी उपभोग भी करता है। उत्पादक और उपभोग दोनों ही है कौन? भारत। किसके मामले में? दालों के मामले में। तो सबसे ज्यादा दालें उत्पादन भी भारत में होती है और सबसे ज्यादा उपयोग भी भारत में ही होती है। तो दालों के उत्पादन और उपभोग में भारत का पहला स्थान है। अगर हम गन्ना की बात करें तो गन्ना उत्पादन में भारत का जो है वो दूसरा स्थान है। पहले नंबर पे ब्राजील आता है, दूसरे नंबर पे भारत आता है। इसी तरह से अगर हम चावल की बात करें तो चावल के उत्पादन में जो है वो भी भारत दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे चीन आता है, चाइना आता है और दूसरे नंबर पे भारत आता है। अगर हम अन्य चीज फसलों की बात करें यानी ऑयल रिफाइनरी की बात करें, तिलहन की बात करें, तो भारत जो है वो दूसरे नंबर पे आता है।
इसके अलावा अभ्रक उत्पादन में अगर हम लोहे की बात करें तो तीसरा नंबर है भारत का, कोयले की बात करें तो भी तीसरा नंबर है भारत का, है ना। मछली उत्पादन में अभ्रक उत्पादन में हमने आपको बताया था, हाँ, और इसके अलावा नारियल उत्पादन में, केला उत्पादन में, गरम मसाले में, काली मिर्च में, इन सब में भारत जो है वो पहले नंबर पे आता है। काली मिर्च हो गया, गरम मसाला हो गया, इलायची उत्पादन हो गया, साथ ही साथ आपका केला उत्पादन हो गया, नारियल उत्पादन हो गया, गन्ना उत्पादन का दूसरा स्थान है। बाकी अगर हम कहें तो कि बहुत सारे चावल उत्पादन में भी दूसरा स्थान है। गेहूं में भारत का तीसरा स्थान है। चावल की अपेक्षा जो गेहूं की अपेक्षा जो चावल है वो भारत में ज्यादा उपयोग होता है और उत्पादित भी ज्यादा होता है। अब उनसे संबंधित हमने आपको उत्पादन का मामला बताया कि उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो उनसे संबंधित भारत में कुछ अनुसंधान संस्थान बनाए हैं, यानी उनको बनाने के लिए कुछ सेंटर्स बनाए गए हैं भारत में। उन फसलों को प्रमोट करने के लिए भारत में कुछ सेंटर्स बनाए गए हैं। कहाँ कहाँ पर बनाए गए हैं, किस चीज के, इनको हम पढ़ते हैं। जैसे कि पहले नंबर पर बनाया गया है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, यानी कि सेंट्रल राइस जो सेंटर है हमारा, कंजर्वेशन सेंटर जो है, ये अनुसंधान संस्थान है, तो वो कहां पर मिलेगा, कटक में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कटक में। ये कटक कहाँ है, उड़ीसा में पड़ता है। तो देखो चावल का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य तो वैसे हमारा पश्चिम बंगाल है, लेकिन इसका जो सेंटर बना हुआ है वो कटक उड़ीसा में बना हुआ है, जो कि चावल उत्पादन के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा आता है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान। तो कपास जो कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होती है, तो कपास का जो सेंटर बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है, नागपुर को बनाया गया है। यानी कपास सबसे ज्यादा कहाँ होती है, नागपुर में। इसके अलावा राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। देखो गन्ने में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा गन्ना जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है, और गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। इसके बाद केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो हमने आपको बताया था कि आलू कौन लेके आया, अंग्रेज लेके आया। अंग्रेजों को शिमला बहुत पसंद था, तो उन्होंने जो संस्थान बनाया वो कहाँ बना दिया, शिमला में। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ मिलेगा, शिमला में। इसके बाद राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान, चाय कहाँ मिलेगी, तो जोरहट। जोरहट असम में पड़ता है और यहीं पर चाय अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान, तो यह है चिकमंगलुर। चिकमंगलुर ये कहाँ पड़ता है, ये कर्नाटक में पड़ता है चिकमंगलुर। और ये कॉफी के लिए, देखो कॉफी के लिए कर्नाटक फेमस है, उसी तरह से चाय के लिए असम फेमस है। राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान संस्थान, तो ये केरल में पड़ता है, कोट्टायम में। केरल के कोट्टायम में जो क्या मिलेगा, रबड़ अनुसंधान संस्थान। सबसे ज्यादा रबड़ जो है 80% रबड़ जो है वो केरल में ही उत्पादित की जाती है, और इसका जो सेंटर भी बनाया गया है वो भी कोट्टायम को बनाया गया है। इसके बाद आता है रेशम अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो रेशम जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, रेशम अनुसंधान संस्थान हमें आंध्र प्रदेश हैदराबाद में। कहाँ मिलेगा, नहीं मैसूर में, सॉरी। रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ मिलेगा, मैसूर में। मैसूर जो कि टीपू सुल्तान की स्थली कहा जाता है मैसूर को, तो वही में क्या होता है, सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन होता है। वैसे भी हमारे देश में जो मुगलों थे, तुर्क थे, अफगानी थे, इनको रेशम बहुत पसंद था, रेशमी कपड़े ही पहनते थे। सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन हमें मैसूर में देखने को मिलेगा। मतलब मैसूर में जो है वो अनुसंधान संस्थान है, केंद्र सेंटर है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान। जूट मिलेगा बैरकपुर में। जूट अनुसंधान कहाँ मिलेगा, बैरकपुर में। देखो सबसे ज्यादा जूट जो है वो वेस्ट बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में उत्पादित होता है। उसका सेंटर भी कहाँ बनाया गया, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल के कौन सा जगह है, बैरकपुर। बैरकपुर से एक और चीज याद रही होगी, बैरकपुर की छावनी, जहां से कौन थे, मंगल पांडे। हिस्ट्री का वीडियो हम बाद में डालेंगे। इसके बाद आता है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। देखो दालों के मामले में वैसे तो मध्य प्रदेश सबसे आगे है, पर उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है इसमें सबसे ज्यादा फसलों का उत्पादन होता है।
तो दलहन और तिलहन अनुसंधान जो है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में उत्तर प्रदेश के कानपुर में दलहन और तिलहनों का अनुसंधान केंद्र है। इसके बाद आता है तिलहन का। अगर तो दलहन तिलहन का एक जो मेन सेंटर है वो कानपुर में है। केवल तिलहन का बोलेंगे तो वो हैदराबाद में है। केवल तिलहन का बोलेंगे तो वो कहाँ मिलेगा? हैदराबाद। अगर दलहन तिलहन या केवल दलहन बोले तो कानपुर लगाना है, लेकिन केवल तिलहन अकेला बोले तो वो हैदराबाद में आएगा। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान यानी कि कृषि मौसम विज्ञान जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा हमें? केंद्रीय ये मिलेगा पूना में। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ मिलेगा? पूना, महाराष्ट्र में। सबसे पहले यही बनाया गया था। बाद में अगर मिट्टी और जल संरक्षण से संबंधित, तो ये देखो मिट्टी और जल संरक्षण संबंधित सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है वो है देहरादून। तो मिट्टी से संबंधित कहाँ मिलेगा? देहरादून। मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ मिलेगा हमें? देहरादून। देखो वन अनुसंधान संस्थान भी हमें देहरादून में मिलता है, उसी तरह से मिट्टी और जल संरक्षण भी कहाँ मिलेगा? देहरादून में मिलेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये है न्यू दिल्ली, यानी भारत के मौसम से संबंधित जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ मिलेगा? नई दिल्ली। तो ये तो सारे अनुसंधान संस्थान थे। इसके अलावा हमने कुछ चीजों को पढ़ा था, जैसे कि हमने बोला आलू, चाय, कॉफी, ये सारी जो जगह देखो सबसे अच्छी, अगर हम भारत में लोग, हम लोग चाय लवर हैं, ज्यादातर लोग यहाँ चाय पीते हैं, तो देखो चाय का जो सबसे बड़ा एक विशेष प्रकार की चाय जो होती है उमंग, यानी पूरे वर्ल्ड में जो सबसे फेमस चाय की वैरायटी होती है इसका नाम उमंग है, जो ताइवान में पाई जाती है, यानी कंट्री है ताइवान, वहां पर सबसे अच्छी किस्म की जो चाय है जिसका नाम है उमंग वो पाई जाती है। लेकिन अगर हम भारत में बात करें कि सबसे अच्छी किस्म की चाय जो है वो कहाँ मिलती है, तो वो दार्जिलिंग में मिलती है। जबकि चाय के लिए फेमस आसाम है, लेकिन आसाम की चाय जो 80% चाय का उत्पादन करती है, लेकिन अगर सबसे अच्छी वैरायटी चाय की देखा जाए तो वो दार्जिलिंग में देखने को मिलती है। दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल का ही हिल स्टेशन है। इसके बाद अगर हम बात करें गन्ना की सबसे अच्छी वैरायटी, तो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। साथ ही साथ गन्ना जो है कर्नाटक में भी उत्पादित होता है। साथ ही साथ जहां जहां एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी है वहां पर गेहूं और गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अगर हम बात करें कि ये जो फसलें हैं ये कब किस मौसम में उगाई जाती है, तो हमने फसलों को जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सर्दियों का मौसम जिसे हम रबी क्रॉप्स कहते हैं, यानी कि जो मौसम जहां पर अक्टूबर नवंबर में फसलों को बोया जाता है और मार्च अप्रैल में फसलों को काटा जाता है, यानी इनका जो सीजन है वो सर्दियों का रहता है। यहाँ पे जो फसलें उगाई जाती है उन्हें रबी क्रॉप कहते हैं। इनमें पर्याप्त धूप की आवश्यकता होती है, क्योंकि सर्दियों में बहुत तेज धूप, यानी यहाँ पे बहुत तेज धूप भी नहीं चाहिए होती है और बहुत ज्यादा नमी की आवश्यकता भी नहीं होती है, तो वहां पर इन फसलों को उगाया जाता है। उन्हें बोलते हैं रबी क्रॉप्स, यानी कि रबी की फसल। ये कौन कौन सी होती हैं? तो गेहूं हो गया, राई हो गया, सरसों, यानी गेहूं, सरसों, इसके बाद चना, ठीक है, आदि जो फसलें होती हैं वो रबी क्रॉप में आती हैं। इसके बाद जो फसलें हैं, जैसे कि अगर हम बोले खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स कब होती है? जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। उनमें सारी जो बरसाती फसलें होती हैं, जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया, मूंगफली हो गई, ये सारी फसलें जो है वो खरीफ क्रॉप्स में आती हैं। इसके बाद जो तीसरी होती है जिन्हें हम गर्मा फसलें कहते हैं या जायद फसलें कहते हैं, जिनमें कई तरह की सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं जो गर्मियों में उगाई जाती हैं और जून जुलाई में काट दी जाती हैं। साथ ही साथ इन्हीं में ही हम गर्मा फसलों में ही हम बोल सकते हैं कि मूंग उड़द भी इसी में बोया जाता है, जो हमें जून जुलाई में मिल जाती है। तो कुछ दालें हो गई जो जायद में आती हैं, इसके अलावा बहुत सारी सब्जियां जो फल हैं उसी में आती हैं। फलों के मामले में भी भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत और सब्जियों के मामले में भी भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। अगर हमसे कोई आगे है वो चीन है, जो प्रोडक्शन में आगे है, कृषि में आगे है। अदरवाइज हमारा देश भी बहुत आगे है, लेकिन दूसरे नंबर पे आता है चाइना के बाद। फसलों के उत्पादन में, फलों के उत्पादन में भारत का जो है वो चाइना के बाद दूसरा स्थान। लगभग सारी चीजें हमने कृषि से रिलेटेड आपको समझा दी है, जो बेसिक है। डिटेल में तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं,
लेकिन ये चूंकि मैंने आपको कुछ छोटे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाए हैं, जो बेसिक हैं, एक हम बोल सकते हैं फैक्ट हैं, जिन्हें आप पढ़कर जा सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी इसके बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो के बारे में भी लिख के बताइए कि किस टॉपिक पे बनाया जाए।